वेलकम दोस्तों। कंपनीज एक्ट 2013 सीरीज का आज का टॉपिक है अकाउंट्स एंड ऑडिट। रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 128। कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। सेक्शन 128 में बताया गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट का डेफिनेशन क्या है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड करता है रिकॉर्ड मेंटेन, ठीक है, in respect of all sum of money received and expended by a company and matters in relation to which receipt and expenditure takes place, या फिर all sales and purchase of goods and services by the company और asset और liability of the company का जो भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन कर रहे हैं तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाता है। सेक्शन 128(1) इसमें बोलता है कि हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है और रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, ठीक है। और अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, पीएल, ठीक है, तो ये हर फाइनेंशियल ईयर का मेंटेन करना होगा और ये ट्रू और फेयर व्यू बताना चाहिए ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच। अगर कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है तो उसका भी होना चाहिए। The company shall be in position to explain the transaction affected both at RO and at branches. Such books of account shall be kept on accrual basis and according to double entry system. सेक्शन 128 ये बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन किया जाएगा, दैट इज द प्लेस। सो ये ऑफकोर्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस ही मेंटेन करना है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और प्लेस में रख रही है बट विद इन इंडिया, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किए तो उसके विद इन 7 days कंपनी को आरओसी के साथ एक नोटिस इन राइटिंग फाइल करना पड़ेगा और वो नोटिस में पूरा एड्रेस देना पड़ेगा ऑफ दैट अदर प्लेस। सेक्शन 128(1) बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं बट कंडीशन क्या है कि वो रिमेन एसेसिबल इन इंडिया होना चाहिए और बी रिटेन कम्प्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड। मतलब उस बुक्स ऑफ अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी ऑल्टर्ड एंड शैल बी केप्ट इन द सेम मैनर। इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट शेल बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड। तो जो रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया है वो बीइंग कैपेबल ऑफ डिस्प्ले होना चाहिए। प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिस्प्ले और प्रिंट आउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज अ ऑडिट कमिटी। ओके, सो प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज भी है एंड बैकअप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सो बैकअप होना भी ज़रूरी है और ये जो बैकअप है उसको शेल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। इसके साथ जो है नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर भी बताना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन एंड ऑल। सेक्शन 128(2) where the company has branch office in India or outside India, proper books of account relating to transaction affected at the branch office may be kept at that branch office। लेकिन क्या करना होगा, प्रॉपर समराइज रिटर्न पीरियडिकली ब्रांच ऑफिस को भेजना पड़ेगा। पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट, सो हु कैन इंस्पेक्ट, जो डायरेक्टर है वो इंस्पेक्ट कर सकता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है कंपनी से विद इन इंडिया, वो शेल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा एट रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, और एट एनी प्लेस जहाँ पे इन इंडिया में कहीं भी दूसरी जगह पे अगर रखा जा रहा है सो वो डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। इन केस जो वो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया के बाहर रखा जा रहा है आउटसाइड द कंट्री, सो कॉपीज ऑफ सच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेल बी मेंटेन एंड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर। सो उसका कॉपीज मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट समराइज रिटर्न ऑफ, वही है कि समराइज रिटर्न है जो बुक का वो जो मेंटेन करके रखा हुआ है वो पीरियडिकली इंडिया भेजना चाहिए एट क्वार्टरली इंटरवल्स। ओके, और जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड कंट्री है जो डायरेक्टर को चाहिए, तो डायरेक्टर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट फर्निश करेगा, ठीक है, और कंपनी को बताएगा फुल डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए। सो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट उसको वो पड़ेगा। और जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय डायरेक्टर था वो डायरेक्टर खुद ही देख सकता है और वो किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकता। मतलब उसके बिहाफ पे कोई एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव उस इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकता और डायरेक्टर को हिमसेल्फ ही देखना पड़ेगा, वो खुद ही देखना पड़ेगा। इंस्पेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिडियरी कंपनी शैल बी डन ओनली बाय द ऑथराइज्ड पर्सन इन दिस बिहाफ एंड ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज जो कंपनी के हैं शैल गिव फुल असिस्टेंस टू द पर्सन मेकिंग इंस्पेक्शन। ओके, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 128(5). सो जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है ये कितने साल तक कंपनी के पास होना चाहिए, फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 8 फाइनेंशियल ईयर ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना जरूरी है। फॉर कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस 8 साल से कम है सो वो उतना साल के लिए मेंटेन करेगा जितना साल से वो प्रेजेंट है।
person responsible for maintenance section 128(6), MD, WT, CFO, other, MD for managing director, whole time director, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड. सो इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर ये डिफॉल्ट करते हैं मेंटेन करने में, सो इनको क्या पनिशमेंट मिल सकता है? इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन विच शैल बी नॉट लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, या फिर दोनों ही, इम्प्रिजमेंट के साथ फाइन. ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 में डिफाइन कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है. सो वो इंक्लूड करता है बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो. 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी का है, अगर वो डू नॉट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं करती है, तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेविएशन एक्चुअली हो रहा है फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रीजन फॉर सच डेविएशन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स. उसका जो इफेक्ट जो अराइज हो रहा है आउट ऑफ सच डेविएशन, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एग्जेम्पशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कंपनी या फिर क्लास ऑफ कंपनी को एग्जाम कर सकती है. कंट्रावेंशन के अंडर इम्प्रिजमेंट होगा फॉर 1 ईयर अगर ये जो लॉ है इससे कंप्लाई नहीं करता कंपनी तो, और फाइन जो है 50,000 से लेके 5 लाख तक का हो सकता है, या फिर दोनों ही, इम्प्रिजमेंट के साथ फाइन. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट सेक्शन 134. ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है तो वो बीओडी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए. इसके बाद ही जो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो साइन होगा ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड बाय द फॉलोइंग. सो चेयरपर्सन जो कंपनी का है, अगर वो ऑथराइज्ड है बाय द बोर्ड तो वो साइन करेगा, और एमडी एंड सीईओ बाय 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी एमडी एंड द अदर शुड बी सीईओ. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अगर वो अपॉइंटेड है, सीएस अगर वो अपॉइंटेड है. In case of OPC, it shall be signed by only 1 director. ऑडिटर रिपोर्ट जो है उसको अटैच करना पड़ेगा विथ एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक साइन कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS if any shall be circulated and published along with a copy each of any notes, ऑडिटर रिपोर्ट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट. तो इसको सर्कुलेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट सेक्शन 134(3) and 4. There shall be attached statement laid before a company in general meeting, ठीक है, and a report by its board of director. और इस रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होगा? द एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, directors responsibility statement, detail in respect of fraud reported by auditors, statement on declaration given by independent directors, and कुछ points है, read करने से ही काम हो जाएगा. Directors responsibility statement section 134(5). Directors' responsibility statement shall state that in preparation of annual account, applicable accounting standard has been followed. Directors had selected such accounting policy and applied them consistently and made judgments, estimates that are reasonable and prudent. Directors had taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records. Directors had prepared the annual accounts on going concern basis. Okay. The directors in case of listed company had laid down internal financial control to be followed by the company. Just as like financial statement को financial report को sign करना था, तो signing of board report भी करना होगा. Under section 134(6) signing of board report define किया गया है. So it shall be signed by the chairperson. अगर वो authorized है, if he is not authorized, then उसको sign करेगा by at least 2 director, जिसमें से एक managing होना चाहिए, और by the director where there is only 1. अगर एक ही डायरेक्टर है तो फिर डायरेक्टर से ही साइन होना चाहिए. नेक्स्ट, कंट्रावेंशन. सो कंपनी अगर कंट्रावेंस करता है कोई प्रोविजन को, इन दैट केस उसको फाइन लगेगा विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट मे एक्सटेंड टू 25 lakhs. देन एवरी ऑफिसर जो कि डिफॉल्ट में है, सो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135. अगर कोई कंपनी की प्रीवियस ईयर का नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसको CSR कमेटी का बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो इस कमेटी में 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स है रखना होगा, आउट ऑफ विच 1 शैल बी इंडिपेंडेंट. इन केस अगर कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी नहीं है, इन दैट केस 2 or more डायरेक्टर शैल बी देयर इन कमिटी. कॉर्पोरेट CSR कमेटी का क्या फंक्शन रहेगा? सो वो फॉर्मुलेट करेगी और रिकमेंड करेगी CSR पॉलिसी टू द बोर्ड.
एंड वो ये भी रिकमेंड करेगी टोटल कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर होने वाला है इसमें, एंड इट शेल मॉनिटर द कॉर्पोरेट इट शेल मॉनिटर द CSR ऑफ कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कंपनी का जो बोर्ड है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि दैट कंपनी स्पेंड कर रही है अपने इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। सो जो एवरेज नेट प्रॉफिट है ये कब का होगा, मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये प्रीवियस ईयर्स है, 3 प्रीवियस ईयर। सो इसका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2% कंपनी को स्पेंड करना पड़ेगा ऑन CSR। अगर ऐसा वो कंपनी, और इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी को प्रेफरेंस देना पड़ेगा टू द लोकल एरिया जहाँ एंड एरियाज अराउंड इट जहाँ वो ऑपरेट कर रही है। एंड ऑल्सो अगर वो नहीं, इट फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, इन दैट केस जो बोर्ड है उसको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट। राइट ऑफ मेंबर टू कॉपी the audited financial statement, section 136. So every member of the company, every trustee for debenture holder, to all person other than such member or trustee being the person so entitled, so in person को a copy of financial statement मिलना चाहिए। Then financial statement shall be sent in not less than 21 days before the meeting, before the date of meeting. So date of meeting के 21 दिन से ज़्यादा के टाइम में ही नोटिस भेजना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना चाहिए एटलीस्ट 21 डेज पहले। लेकिन ये 21 डेज से कम टाइम लिमिट में भी भेज सकते हैं अगर जो शेयर होल्डर विद 95% ऑफ वोटिंग अग्री करते हैं। तो 95% शेयर होल्डर मान जाते हैं कि ठीक है इसे कम टाइम में भेजा जा सकता है तो भेज दिया जाएगा। बाकी पॉइंट रीडिंग मटेरियल है। उसके बाद कंट्रावेंशन, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो 25,000 का फाइन लगेगा, और हर ऑफिसर जो कि डिफॉल्ट माना जा रहा है उसको 5,000 का फाइन देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार, सेक्शन 137। सो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा विथ ROC विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM हेल्ड। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी रहेगा इसमें इंक्लूड करेगा एनी CFS, जैसे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हुआ तो वो इंक्लूड करेगा, और उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी है जो कि अडॉप्ट किया गया था एट AGM, वो सब के साथ रजिस्टर को फाइल करना पड़ेगा। देन इसका प्रोविजन दिया है, फर्स्ट प्रोविजन, थर्ड प्रोविजन, सो जस्ट रीड इट वंस। एंड देन वी हैव एनुअल जनरल मीटिंग नॉट हेल्ड, सेक्शन 137(2), जहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं किया गया फॉर एनी ईयर, इन दैट केस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्लस एनी डॉक्यूमेंट्स ये सबको क्या करना पड़ेगा, ड्यूली साइन करके इसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी लिखना पड़ेगा, रीज़न फॉर नॉट होल्डिंग AGM, और ये दिस शुड बी फाइल्ड विथ ROC विद इन 30 डेज। ROC को फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द लास्ट डेट, मतलब ये जो 30 डेज है इसको काउंट कहाँ से करेंगे, 30 डेज ऑफ लास्ट डे बिफोर विच AGM शुड बी हेल्ड विथ फीस। इंटरनल ऑडिट, सेक्शन 138। सो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, दैट इज दे आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट। सो कौन सी कंपनीज है, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अनलिस्टेड कंपनी जिसका प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, या फिर टर्नओवर 200 करोड़, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक और PFI 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देन एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका कि टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरिंग फ्रॉम बैंक और PFI 100 करोड़ और मोर है, ऐसे कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर शेल ईदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, वेदर इंगेज इन प्रैक्टिस और नॉट। द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो इंटरनल ऑडिटर एक कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही हो सकते हैं, whether they are engaged in practice or not, और ये auditor may or may not be the employee of the company। 39 appointment of auditors। so every company को at its first AGM अपॉइंट करना पड़ेगा इन इंडिविजुअल या फिर एक फर्म को एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। नाउ दिस ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM till the conclusion of its 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th meeting, ठीक है, in the manner prescribed। so इसका जो टेन्योर रहता है वो रहता है 5 साल का। इन केस जहाँ पर कंपनी को एक ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, इन दैट केस जो ऑडिट कमेटी है वो रिकमेंड करेगी नेम ऑफ ऑडिटर
टू बीओडी। अगर बीओडी अग्री करता है तो वो नेम रिकमेंड होगा इन एजीएम। अगर बोर्ड बीओडी डिसअग्री करती है तो फिर बीओडी रेफर बैक करेगी टू द रिकमेंडेशन टू एसी। लेकिन जहाँ पर एसी कंस्टिट्यूट करना ज़रूरी नहीं है, इन दैट केस जो बीओडी है वही रिकमेंड करेगी ऑडिटर टू द मेंबर्स इन द एजीएम। Written consent of the auditor and certificate from him shall be obtained before the appointment is made. Then auditor appointed shall submit a certificate that उसको सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट दैट वो एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, एंड द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट. Proposed appointment is within the limits laid down by the authority, and a certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided in section 141, that is eligibility, qualification and disqualification of auditor. Further, the company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file notice of such appointment with registrar within 15 days. In 15 days आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड ऑल्सो द कंसर्न ऑडिटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. टर्म ऑफ ऑडिटर, सो ऑडिटर का टर्म 5 साल के लिए होता है. नाउ फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, दैट इज लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, जैसे कि अनलिस्टेड कंपनीज जिसका कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ का है या उससे ज़्यादा. ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 नहीं, अब ये अपडेट होकर 50 हो चुका है. सो पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर. All companies having paid up share capital of below threshold limit given in A and B but has public borrowing from bank or PFI that is greater than 50 crore or more. So इन companies का ये लोग shall not appoint और reappoint, मतलब ये लोग reappoint नहीं कर सकते an individual as auditor for more than one term. मतलब एक जो individual auditor रह चुका है for one term ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स. सो एक बार वो अपॉइंट हो गया, सो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव ईयर में उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते. एंड ऑडिट फर्म एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स. सो इंडिविजुअल के लिए 1 टर्म और फर्म के लिए 2 टर्म से ज़्यादा उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते. पीरियड फॉर बोथ इंडिविजुअल ऑडिटर एंड फर्म इज 5 ईयर. सो 5 ईयर का ब्रेक लेना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 3 एंड 4. सो जो मेंबर्स है कंपनी के वो डिसाइड करेंगे बाय रेजोल्यूशन दैट जो ऑडिट फर्म है अपॉइंटेड किया गया है उसमें जो ऑडिटिंग पार्टनर और टीम है वो लोग रोटेट किस मैनर में करेंगे, किस इंटरवल पे रोटेशन होगा उनका, ये मेंबर्स डिसाइड करेंगे. ऑल्सो ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर. नेक्स्ट मैनर ऑफ रोटेशन क्या है. ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बीओडी को द नेम ऑफ ऑडिटर या फिर इंडिविजुअल या फिर फर्म हु मे रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. तो जैसे एक ऑडिटर एग्जिस्टिंग ऑडिटर या फर्म का टर्म एक्सपायर हो रहा है, इन दैट केस ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड को नेम ऑफ द ऑडिटर और फर्म जो कि उसके बिहाफ मतलब उसको रिप्लेस करेगा, एग्जिस्टिंग वाले को रिप्लेस करेगा. इन केस जहाँ पर देर इज नो ऑडिट कमेटी देन बीओडी शैल रिकमेंड द नेम बिफोर द मेंबर्स. जहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं है सो देन बीओडी जो है वो रिकमेंड करेगी टू द मेंबर्स इन एजीएम. ये लेंदी चैप्टर है और बहुत ही टाइम टेकिंग है टू कंप्लीट इवन द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. सो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ही एफर्ट लगता है पूरा चैप्टर रिवाइज करने में. एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है, सो सब्सक्राइब कर दीजिए और रिवीजन वीडियोज़ को ऐसे देखते रहिए. होपफुली बहुत ही हेल्पफुल हो आपके लिए. सो लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139. फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या है, शैल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जैसे कंपनी रजिस्टर हो रहा है उसके 60 डेज के अंदर जो सीएजी है वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर को. इफ सीएजी डज नॉट अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर देन बीओडी जो है कंपनी का वो अपॉइंट करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. इन केस फेलियर ऑफ बोथ टू अपॉइंट सच ऑडिटर देन नेक्स्ट 30 डेज में जो मेंबर्स है कंपनी के वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर विद इन द 60 डेज एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. मतलब जब बीओडी फेलियर हो रहा है टू अपॉइंट तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स. एनी कैजुअल वैकेंसी है तो वो सीएजी फिलअप करेगा विद इन 30 डेज. अगर वो नहीं करता है तो बीओडी करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी
वो BOD अपॉइंट करेगी ऑडिटर को विद इन 30 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और जो ऑडिटर सो अपॉइंटेड है वो होल्ड करेगा ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कैजुअल वैकेंसी इन दिस केस दैट इज गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई और कंपनी है तो फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी जो है वो बोर्ड फिलअप करेगी विद इन 30 डेज, और where such vacancy is due to resignation of auditor, so such appointment shall be approved by the company at a general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board. Okay, an auditor appointed in casual vacancy shall hold the office until the conclusion of next AGM. Appointment of retiring auditor. एक ऑडिटर रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है if he is not disqualified for reappointment, he has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed, या फिर a special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor providing expressly that he shall not be reappointed. Where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, तो जो existing auditor है वही continue करेगा to be the auditor of the company. ऑडिट कमिटीज रिकमेंडेशन, जहाँ पर एक ऑडिट कमिटी होना जरूरी है, इन दैट केस जो भी अपॉइंटमेंट फिलअप होगा तो वो ऑडिट कमिटी के रिकमेंडेशन पे ही होगा। 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, एक ऑडिटर को उसकी टर्म की एक्सपायरी के पहले बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ही रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन E-Form ADT-2 with prescribed fees. So once resolution पास हो जाता है by the board, so within 30 days सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है देन कंपनी को होल्ड करना पड़ेगा जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, रिजिग्नेशन बाय ऑडिटर सेक्शन 142 एंड 3, जहाँ पे ऑडिटर रिजाइन कर रहा है इन दैट केस उसको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। वो स्टेटमेंट किस में फाइल करेगा, वो फॉर्म ADT-3 में, और ये विद इन अ पीरियड ऑफ 13 डेज उसको करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ओके, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर को फाइल करना पड़ेगा सच स्टेटमेंट विद CAG। ऑडिटर शेल इंडिकेट द रीजन एंड अदर फैक्ट एज मे बी रिलेवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन इन स्टेटमेंट, तो उसको रीजन भी देना पड़ेगा वाई ही इज रिजाइनिंग। एंड अगर ऑडिटर ये अफरसेड प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करता तो उसको पनिश किया जाएगा विद अ फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000, जो कि बढ़कर 5 लाख भी हो सकता है।